हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पिछले काफ़ी दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा के रखा है, बट यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। बट इन्होंने करके क्या रखा है कि इस ज़मीन के ऊपर इन्होंने काले कलर की ये शीट लगा के रखी है और इसको इन्होंने स्टेपल करके लगा है। मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से इन्होंने ऐसे किया हुआ है। मे भी शायद हो सकता है कि बारिश वगैरह से वो पानी अंदर जाके वो ज़मीन थोड़ी वीक हो जाए, उस वजह से शायद इन्होंने किया होगा। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। पिछले व्लॉग के लिए मुझे कमेंट आया था कि वो एंड में ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो वो कमेंट पढ़ के मैंने एक्चुअली जाके वीडियो देखा मेरा, तो पता चला कि 2-3 मिनट का और वीडियो उसमें था। बट यूट्यूब ने जब मैं अपलोड उसको कर रहा था तो उन्होंने उसको क्रॉप कर दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं मेरे खुद के वीडियो भी 10-15 बार देख लेता हूँ कि वो प्रॉपर से उसका जो एडिटिंग है, एक्सपोर्ट ठीक से हो जाए, अपलोड ठीक से हो जाए। बट आई डोंट नो कि इस टाइम कैसे हो गया। आई विल टेक केयर अगले टाइम से। और मुझे आपको सॉरी भी बोलना है कि जो व्लॉग है वो काफ़ी रिसेंटली काफ़ी देरी से आ रहे हैं। जो लास्ट व्लॉग था वो आई थिंक 10-12 दिनों के बाद आया था। उसका जो मेन रीज़न है वो है मेरी एग्ज़ाम। तो मेरे MBA के एग्ज़ाम चल रहे हैं। काफ़ी व्यूअर्स अभी नए हैं, उनको नहीं पता मैं रिसेंटली MBA कर रहा हूँ IIM से। और मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे वो जस्ट रिसेंटली ख़त्म हुआ है। और जो उसका रिज़ल्ट है, 3 पेपर के रिज़ल्ट तो आ गए हैं और बाकी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अभी आने के हैं। तो मैं आपको जब पूरे रिज़ल्ट आ जाएगा पूरे 8 सब्जेक्ट का, तब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ लेडीज़ थी, जापानीज़ लेडीज़ कम्युनिटी वाली, जो कि मेरे घर में काफ़ी एंटर करने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, यानी मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हाउ वाई वो फिर से आ गई है। फिर से वो 2 दिन पहले मेरे घर में आई और सेम प्रोसेस, बेल वगैरह बजाया एंड देन बालकनी से आके वो देख रहे थे कि मैं अंदर हूँ या नहीं हूँ। बट वही है ना बात कि मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, बट उन्होंने 2 मिनट वो रुके एंड देन वो चले गए। तो मैंने फिर से उनका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड किया है। तो आपको पता होगा कि जो डोकोमो ब्रांड है ये इंडिया में पहले काफ़ी फेमस था। अभी मुझे नहीं पता कि ये सिम कार्ड इंडिया में चलता है या नहीं चलता है, बट जापान में ये NTT डोकोमो काफ़ी फेमस है। ये सेल फ़ोन भी बेचता है और उनका जो सिम कार्ड है वो भी यहाँ पे काफ़ी बिकता है। बट बुरी बात ये है इनके सिम कार्ड की कि ये बहुत ही महंगा है। इनका जो सर्विस है, पैकेज है, जो हमारा कॉलिंग सर्विस है एंड देन डेटा पैक, वो बहुत ही महंगा है। मेरे पास था NTT डोकोमो का, मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट में लिया था आईफोन, और इनका जो इंटरनेट सर्विस है वो तो बहुत ही महंगा था वो। बट देन मैंने उसको चेंज कर दिया। अभी मैं राकुतेन का यूज़ करता हूँ, बहुत ही सस्ता गिरता है मुझे। 5 GB का डेटा मंथली मेरा होता है और घर पे तो वाईफाई लगा हुआ है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में होता है ना, जियो, एयरटेल और कौन से पता नहीं मुझे, ये 2 तो पता है। वैसे यहाँ पे सॉफ्ट बैंक, लाइन और इसके बाद में ये डोकोमो, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। आज तो काफ़ी भीड़ हो गई है स्टेशन के पास में, पता नहीं क्यों। ये लोग कुछ बांट रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ पब्लिसिटी कर रहे हैं कोई चीज़ की। पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं क्यों। और अभी यहाँ से आने वाली है ट्रेन, तो इस वजह से बैरिकेड लग गए, रुकना पड़ेगा थोड़ा देर यहाँ पे। ये अंकल की साइकिल बहुत ही कूल लग रही है मुझे। ट्रेन कितने स्लो आ रही है वहाँ से, धीरे धीरे धीरे, पता नहीं क्यों। इतनी स्लो ट्रेन तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं जापान में चलते हुए। अब जाके इसने स्पीड पकड़ी है। खुल गए बैरिकेड। तो दोस्तों, आप काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि आप जब जापान में आते हो तो
सैलरी यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे खर्चा कितना है और यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। अगर कोई एक पर्सन आ रहा है या फिर यहाँ पे फैमिली रहने के लिए आ रही है तो यहाँ पर कितना महंगा है और कैसे यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ वीडियो डाले हैं यहाँ के, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। और मैं जब भी सुपरमार्केट में अगर जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ आपको यहाँ के जो प्राइजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। बट मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि उनको यहाँ पे जॉब लगा है और उन्होंने उनकी सैलरी मेरे साथ शेयर की है, इतना इतना सैलरी है और कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि यहाँ पे जो अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर कोई भी आपको जॉब रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मिनिमम सैलरी होती है वो यहाँ पर कितनी होना चाहिए, ताकि आपका जो रोज़मर्रा का जो घर का रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ बिल हो गए, खाने का हो गया और आपके जो बाकी एक्सपेंसेस है वो मिला के अगर आप कुछ सेव कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से वेंडिंग मशीन होती है। लोग ज़्यादातर सुपरमार्केट में जाके नहीं लेते, ऐसी कन्वीनियंट जो होता है वेंडिंग मशीन वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो अभी हम आए हैं एक सुपरमार्केट में, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो पहले हम एक कॉफ़ी ले लेते हैं। यहाँ पे जो कॉफ़ी पाउडर आता है, यूजुअली मैं घर पे ही कॉफ़ी बनाता हूँ, थोड़ा पैसे बचाता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप बाहर कॉफ़ी पीने जाओगे तो बहुत ही महंगी गिरती है। ढूंढते हैं कॉफ़ी का सेक्शन कहाँ पर है, यहाँ में भी शायद इस साइड होगा। तो ये वाले सेक्शन में रखी हुई है कॉफ़ी। यूजुअली मैं ये लेता हूँ स्पेशल ब्लेंड। और मैंने आपको बताया था कि जापानीज़ लोग ज़्यादातर घर पे कुकिंग नहीं करते, वो बेंतो खाते हैं, लंच बॉक्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेक्शन में ये है लंच बॉक्स यहाँ के। और यहाँ पर अभी लग चुका है डिस्काउंट, जैसे कि इस लंच बॉक्स पे अभी 10% डिस्काउंट लग चुका है, क्योंकि अभी शाम हो गई ना तो ज़्यादातर लोग अभी खाने वाले हैं नहीं। तो जो भी लोग ऑफिस से वगैरह घर आएंगे तो वो फिर यहाँ पर आते हैं। और डिस्काउंट अभी तो 10% है। अगर 1-2 घंटे बाद में अगर ये नहीं बिका तो इस पर 20% लग जाएगा। और जब 9 बज जाएंगे, जब स्टोर बंद होने का टाइम आएगा आधा 1 घंटे पहले, तो इस पर 50% 60% भी डिस्काउंट लग सकता है। क्योंकि इसको कल अगर बेचने जाओ ना तो बिल्कुल लोग ख़रीदने नहीं वाले, तो इनको ये आज ही बेचना पड़ेगा। तो अभी हम इस स्टोर में आ ही गए हैं, तो मैं आपको थोड़े जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका प्राइस भी थोड़ा बता देता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पर लगे हुए हैं टमाटर। सबसे पहले तो आपको मैं टमाटर के प्राइस बताता हूँ। तो ये 5 का पैकेट है टमाटर का, ये है 600 येन का। अब बात ऐसी नहीं, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के टमाटर मिलते हैं। यहाँ पे ये कच्चे टमाटर है, ये है चेरी टमाटर, और इसके बाद में ऊपर भी अलग अलग टाइप के टमाटर लगे। तो सबके प्राइस आपको अलग अलग यहाँ पर दिखेंगे, बट एवरेज अगर आप देख लो तो 400 से 500 येन का आपको इस तरीके से टमाटर यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर रखी हुई है फुल गोभी, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर बोलते हैं, और जापानीज़ में इसको बोलते हैं कारी फुराव असुमिमासेन। तो ये है फुल गोभी। इसका प्राइस दोस्तों देखो आप बढ़ चुका है। लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पे 10-15 दिन पहले, तब ये 200 येन का था, अभी हो चुका है 500 येन का। आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लो ये एक फुल गोभी कितने की है। यहाँ पर रखे हुए हैं गाजर, ये 2 गाजर का पैक है। आपको पता है कि जापान में किलो से कुछ नहीं मिलता, किलो पाव से यहाँ पे मिलता है। एक तो 2 का पैकेट या फिर ये ऐसे सिंगल गाजर। तो अगर आपको ये सिंगल गाजर लेना है तो ये आपको मिलेगा 70 येन का, और वो भी वेट के ऊपर है। ये है 90 येन का, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। और अगर आपको 2 लेना है एक साथ में तो ये 150 येन का है। यहाँ पर केले रखे हुए हैं। केले भी अगर आपको देखें इसके प्राइस, तो मेरे हिसाब से केले शायद यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया महंगे ही है। ये 6 का पैकेट है और ये आपको मिलेगा 300 येन का। अब 6 बोले तो हमारे आधा डजन हो गया, 1 डजन में 12 आते हैं, आधा डजन में 6 आते हैं। तो आधा डजन यहाँ पे 300 येन के। तो आप कंपेयर कर लो, इंडिया में अगर आप आधा डजन केले रहे तो आपको कितने के मिलते हैं। और यहाँ पे 1 केला भी मिलता है दोस्तों, सिंगल केला अगर आपको लेना है इस तरीके से तो वो सिर्फ 200 येन का, नॉट सिर्फ 200 येन का। तो 6 केले आपको मिलेंगे 300 येन के, और 1 केला आपको मिलेगा 200 येन का। तो आप देख लो आप 1 केला लोगे या 6 केले लोगे। तो चलिए हमारे कॉफ़ी का बिल बना लेते हैं।
Sen IDで。ID で。出ます。出ます。तो दोस्तों ले लिया हमने कॉफ़ी। अभी घर जाके गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाएंगे। तो यूजुअली जापान में रेस्टोरेंट के बाहर इस तरीके से जो मेनू कार्ड होता है ना, ऐसे प्लेट के ऊपर जो वुडन प्लेट होता है उसके ऊपर ऐसे लगा के, जैसे कि ये फूड है, आई थिंक ये साकाना है, ये साकाना की फ़िश की कांजी है और ये एक साकाना जो फ़िश है वो 120 येन का है। तो यहाँ पर प्राइजेस होते हैं और ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नाम, मेनू के नाम लिखे रहते हैं। और ये मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट लग रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हो वॉल के ऊपर एकदम ट्रेडिशनल टाइप के जापानीज़ पेंटिंग लगी हुई है। और बगल में ही मेरे है यहाँ का खोबान यानी होता है जापानीज़ पुलिस स्टेशन। तो इस वार्ड का, इस टाउन का जापानीज़ पुलिस स्टेशन है ये। हम यहाँ पर आए भी थे जब लेडीज़ आई थी मेरे घर पे। तो जब मैं यहाँ पर आया था पुलिस ने मुझे बोला था कि जब वो लेडीज़ घर में आएंगी तब हमें कॉल करना। बट बात ऐसी है ना कि वो 1 या 2 मिनट रुकती चली जाती है। अगर मैं पुलिस को कॉल करूँगा उनको 10 मिनट तो आने को लगेंगे, तो उनको कॉल करके कोई मतलब नहीं बनता। बट मैंने ऑलरेडी उनके जो वीडियोज़ है वो मेरे पास रखे हुए हैं। इनकेस अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो मेरे पास प्रूफ है। तो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बजाय ये बाहर ही इस तरीके से मशीन लगी हुई है और ये बाहर ही मेनू चेक कर रहे हैं और बाहर से ही टिकट बाय करके अंदर जाके सीधा खा के निकल जाएंगे। तो अंदर पे करने का काम ही नहीं है यहाँ पर। तो सैलरी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जापान में 3 से 4 चीज़ें मेन होती है। आपका जो घर का रेंट है वो, उसके बाद में आपका जो यूटिलिटीज़ है उसका खर्चा, उसके बाद में आपका आता है आपका खाने का खर्चा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद में आपके जो पर्सनल हॉबीज़ जैसे वर्कआउट, जिम हो गया, या आपकी शॉपिंग, और भी आपके जो एंटरटेनमेंट के जो खर्चे हैं वो। तो ये 4 खर्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ घर का, तो आई थिंक पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको मेरे घर का रेंट के बारे में भी बताया था। तो ये है हाउसिंग एजेंट का ऑफिस। तो आपको मैं एक अगर घर का रेंट बता दूँ ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो अच्छे खासी एरिया में अगर आप रहने जाते हो तो अभी देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पल इन्होंने लगा के रखे हैं। अगर आपको एक बेसिक वाला बताऊँ ना मैं, छोटा वाला, तो ये वाला देख सकते हो आप 1 DK यानी 1 रूम किचन। ये है 1 DK और इसका अगर रेंट देखो तो 80,000 येन का ये घर है। और ये मैप है, 2 रूम ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ पर किचन एंड बाथरूम एंड ऑल एवरीथिंग, और इस तरीके से ये अंदर दिखता है। तो जनरली आप देखो तो 1 DK यानी 1 रूम किचन, 1 बेडरूम किचन आप बोल सकते हो, आपको 70 से 80 हज़ार, यानी स्टेशन से थोड़ा दूर रहेगा और अच्छे खासे एरिया में आपको ये मिल जाएगा। तो मिनिमम आपको 70 से 80 हज़ार येन जापान में घर के लगना ही लगना है। तो रेंट के बाद आता है आपका फूड। तो अभी आपने ये सुपरमार्केट में देख ही लिया कि अगर आप कोई जनरल चीज़ें खरीद रहे हो, सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड ऑल, तो उसके रेट आपने देख लिए। तो बाकी फ्रूट्स भी कंपैरिजन में सिमिलर ही यहाँ पे प्राइस है। तो आप देख सकते हो अगर आप 1 लोग यहाँ पर आ रहे हो, 2 लोग आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको खाने का कितना खर्चा लग सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मैं एक और एक एग्जांपल बताऊँ, पानी की बॉटल, तो अगर आप छोटी पानी की बॉटल ले रहे हो तो वो भी आपको 100 से 150 येन की पानी की बॉटल गिरेगी। बट जापान में एक फंडा ऐसा है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ बड़ी ले रहे हो तो आपको सस्ती गिरेगी, अगर आप कोई चीज़ छोटी ले रहे हो आपको महंगी गिरेगी। जैसे कि आपने केले का एग्जांपल देखा यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा केले ले रहे हो, 6 केले, आपको सस्ते गिरेंगे। अगर आप 1 केला ले रहे हो आपको महंगा गिरेगा। वैसे यहाँ पर अगर आप पानी की बॉटल यहाँ पर ले रहे हो 2 लीटर की, तो आपको सस्ती गिरेगी 100 येन की। और वही अगर आप पानी की बॉटल लोगे 200 ml की, 100 ml की छोटी वाली, आई थिंक 300 ml की होती है छोटी पानी की बॉटल, वो अगर आप लोगे वो आपको गिरेंगी 150 येन की। तो यहाँ पे जापान में ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आप जब भी शॉपिंग के लिए यहाँ पर जाओ तो ट्राई करो कि आप बल्क में चीज़ें खरीदो, ज़्यादा चीज़ें खरीदो, ताकि आपको वो सस्ती गिरेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, जो हमारा इंटरनेट बिल हो गया, हमारा गैस बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हम स्टोर में जाके बिल पे भी करा था। मैंने आपको बताया था कि मेरा इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है। अभी रिसेंटली समर चल रहा है तो आई थिंक बिल ज़्यादा ही आएगा मेरा, और नेक्स्ट अभी विंटर भी आने वाला है, तब भी हीटर लगाना पड़ता है, ज़्यादा ही बिल आता है। तो जापान में अगर आप देखो, अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आपको एसी की आदत है, जापान में तो एसी यूज़ ही करना पड़ता है, एसी और हीटर यहाँ पे मस्ट होता है। तो बिल आपका अगर आप 1 लोगों के लिए देखो तो 5 से 6 हज़ार मिनिमम आएगा ही आएगा आपका बिल। आप कितना भी सेविंग कर लो यहाँ पे, 5 से 6 हज़ार आपका इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल आएगा। और ऊपर से यहाँ पे ऐसा होता है कि वाटर बिल भी होता है आपको
पानी का भी बिल यहाँ पे देना पड़ता है। बट वो अच्छी बात यह है कि आपको 2 महीने में एक बार आप पानी का बिल दोगे। तो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप पूरा ऐड कर लो कैलकुलेशन महीने का एवरेज, तो 10,000 येन आप पकड़ के चलो, गैस, वाटर और इलेक्ट्रिक, इन तीनों का 10,000 के आसपास आपका बिल आना ही आना है। तो रही बात आपके एंटरटेनमेंट की, आपके हॉबीज़ की, तो हो सकता है आप जिम वगैरह ज्वाइन करो। तो यहाँ पे जिम का भी खर्चा आपको मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बताया है, 10 से 12,000 येन आपका अच्छे खासे जिम में। अगर आप सस्ते वाले जिम में जा रहे हो तो 6-7,000 येन आप पकड़ लो। उसके बाद में आप अगर मंथ में कहीं बाहर खाने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे एक पर्सन का डिनर आप 5,000 येन तो पकड़ के चलो। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो 5-6,000 10,000 के आसपास आपका डिनर वगैरह खाना पीना सब उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, कहीं दूर घूमने के लिए जापान में, तो यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है उसका ही टिकट फ़्लाइट टिकट के बराबर है, यानी 15 से 20,000 वन वे का। तो अगर आप रिटर्न आ रहे हो तो 30,000 येन आपको रिटर्न जर्नी का, बुलेट ट्रेन का। वो बड़ी फास्ट होती है, नॉर्मल ट्रेन बड़ी सस्ती होती है यहाँ पे वो। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप मंथली आपके हॉबीज़ पे, आपके एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हो। तो अगर हम इसको पूरा ऐड कर ले, अगर आप एवरेज पूरा सब मिला लो, घर का रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, उसके बाद में आपके खाने का हो गया और बाकी हॉबीज़ के, अगर आप सबको ऐड कर लो तो एवरेज आपको यहाँ पर कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख येन आपका खर्चा होगा ही होगा। अगर आप घर पे कुकिंग कर रहे हो तो भी आपका 1 लाख के आसपास खर्चा होना ही होना है, क्योंकि यहाँ का आप देख लो घर का रेंट ही 70 से 80 हज़ार है। उसके बाद में आप गैस वाटर बिल दे रहे हो 10,000 येन, और खाने पीने का सब मिला के 1 लाख के ऊपर ही जाना है। अब यूजुअली होता है यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वो इंडियन फूड खाते हैं यहाँ पे। तो इंडियन फूड में ऐसा होता है कि आप काफ़ी सेव कर सकते हो। घर से आटा, जैसे आप 6 महीने में एक बार घर जा रहे हो तो बल्क में आटा, चावल, यहाँ पे दाल सब ला लो और यहाँ पे कुकिंग कर लो। अब मैं इंडियन फूड ज़्यादा दाल चावल या रोटी, चावल तो मैं खाता हूँ बट रोटी वगैरह मैं बनाता नहीं हूँ। बट अगर आप फैमिली के साथ में यहाँ पर आ रहे हो, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो यूजुअली आप इंडियन खाना ही प्रीफर करोगे। रोटी सब्जी दाल चावल आप बनाओगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 6-6 महीने में जैसे घर जा रहे हो या फिर आपका दोस्त कोई वहाँ पे जा रहा है तो आप बल्क में चीज़ें इंडिया से मंगा लो, क्योंकि जापान में इंडियन फूड भी बहुत महंगा मिलता है। अगर आप यहाँ पे दाल रोटी, अपना जो गेहूँ होते हैं, आटा होता है, उसके बाद में चावल, इंडियन चावल होते हैं, वो बहुत एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे एग्जांपल तो आपको पार्ले बिस्किट यहाँ पे मिलता है, इंडिया में कितने का मिलता है? 2 या 5 रुपये का मिलता है छोटा पैकेट। यहाँ पे आपको 100 येन देने पड़ेंगे उसके। तो वही आप देख रहे हो कि कितना महंगा है यहाँ पर। तो आप इंडिया से ही उसको ला लिया करो, तो आपको काफ़ी, आपकी सेविंग काफ़ी हद तक यहाँ पर हो जाएगी। तो आते बैक टू द आवर सैलरी पॉइंट, तो सब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आपका पूरा खर्चा होना है। तो आप अब देखो कि आपकी सैलरी कितनी होना चाहिए। आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपका खर्चा 1 से 1.5 लाख है तो आपकी सैलरी मिनिमम कितनी होना चाहिए। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जापान में आ रहे हो, अगर आपकी फ़र्स्ट जॉब है जापान में, तो जापान में ऐसा होता है कि आपको जो सैलरी है वो स्टैंडर्ड होती है। जापानीज़ लोगों को जितनी मिलती है एज अ फ्रेशर उतनी ही आपको यहाँ पर मिलेंगी एज अ फ्रेशर। मैं एक्सपीरियंस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो आपकी सैलरी यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए 1.5 लाख से 2.5 लाख येन। हाँ दोस्तों, येन में, मैं रुपीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बार मुझसे गलती हो जाती है यहाँ पे, मैं येन को रुपीज़ गलती से हो जाती है, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। 1.5 लाख से 2.5 लाख येन आपकी सैलरी एज अ फ्रेशर होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस आ रहे हो, अगर आपको ऑलरेडी इंडिया में जॉब है और आप प्रोजेक्ट बेस पे या फिर क्लाइंट के यहाँ पर काम करने के लिए जापान में आ रहे हो, तो मे भी आपकी सैलरी हाई हो सकती है। बट उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके फैमिली के साथ में यहाँ पर आ रहे हो, आपके बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पर आ रहे हो, तो आपके लिए ये 1.5-2 लाख सैलरी बिल्कुल इनफ नहीं है। तो उस केस में आपकी सैलरी मिनिमम होना चाहिए 3 लाख से 5 लाख येन। अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो 2 से 3 मेंबर, तो आपकी 3 लाख से 5 लाख मिनिमम सैलरी यहाँ पर होना चाहिए। और जो फ्रेशर है उनकी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक। और दोस्तों रिसेंटली अभी जो जापानीज़ येन है वो अभी बहुत डाउन जा रहा है। अगर आप गूगल करो जाके इंडियन टू येन करेंसी एक्सचेंज करो, तो आई थिंक अभी रिसेंटली 0.56 यानी 100 येन के आपको 56 रुपीज़ मिले गए। पहले आई थिंक 70 रुपये थे, बट अभी रिसेंटली 56 रुपीज़ हो चुके हैं। तो येन अभी काफ़ी हद तक गिर रहा है। तो आप अगर जापान में आ रहे हो तो आई विल टेल यू अगेन, आप थोड़ा इसको कंसिडर करो करेंसी को भी, क्योंकि करेंसी बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पे कितने भी ज़्यादा रहने दो, बट अगर करेंसी डाउन हो रही है, जब आप जापान से इंडिया पैसे भेजते हो, ऑफकोर्स होता है जब हम किसी और देश में जॉब करते हैं तो हम पैसे घर पे भेजते हैं, बट अगर वो करेंसी उस ईयर में डाउन पे चल रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिर से सोचो, सैलरी को कैलकुलेट करो, आपके खर्चे कैलकुलेट करो, सारे सिचुएशन आप
चेक करो कि आपका सब खर्चे होने के बाद में सेविंग कितना हो रहा है, और सेविंग के बाद में जब आप पैसे घर भेजोगे तो करेंसी अभी ऊपर चल रही है नीचे चल रही है, क्योंकि भले आप कितना सेविंग कर लो बट आप इंडिया में पैसे भेज रहे हो और करेंसी अभी डाउन चल रही है, तो आपका वैसे भी लॉस ही हो रहा है। तो वो भी फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा तो भी जनरल आइडिया आ गया होगा कि अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी होना चाहिए, और यहाँ पे कैसे खर्चे हैं, और क्या क्या किस वे में आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे रीच करो, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जितना मुझसे हो पाएगा। हाँ दोस्तों, रिसेंटली मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए हैं कि मैं जो MBA कर रहा हूँ जापान में रह के इंडिया में IIM से MBA कर रहा हूँ, तो वो MBA में कैसे कर रहा हूँ, कैसे उसको मैनेज कर रहा हूँ, एडमिशन कैसे मेरी हुई है और क्या क्या प्रोसेस थी। तो आप में से काफ़ी लोग अभी MBA की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अभी जॉब करके जॉब छोड़ के MBA करने की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर काफ़ी लोग अभी डिग्री ख़त्म होने के बाद में MBA करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आपका ड्रीम होगा IIM से MBA करने का। तो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, क्योंकि नेक्स्ट हमारी विज़िट होने वाली है IIM में। हाँ दोस्तों, अब मैं विज़िट करने वाला हूँ IIM में। तो मैं भी अगला वीडियो Q&A पे आ सकता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे MBA के रिलेटेड, IIM में एडमिशन के रिलेटेड, या फिर कोई भी कोई क्वेश्चन, आप इस वीडियो पे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं उस क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगा अगले Q&A में। तो मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे, जाते अंदर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये मेरा साइकिल का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, बंद हो जाओ।